Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in this lecture we are going to start the topic of allergy from the pharmacognosy. So in this topic of allergy we will discuss that what is allergy and what are the allergens and what are the types of them. So first of all we are going to define them. So what is allergy? So allergy is a change which is produced and which is the reaction which disturbs the reaction which change in the reaction which change these reactions. Okay, a change which occur in the reactions that occur inside your body and which develops an unusual responses inside your body. This process is called as a allergy. Now what substances are responsible for causing it? So there are allergens. So there are allergens which are responsible for it. So what are allergens? They are the antigenic substances that are capable of causing unusual ठीक है unusual responses in hypersensitive पर्सन. सो आपके एक हाइपर सेंसिटिव पर्सन के अंदर जब अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं इन एलर्जेंस के सब्सटेंसेस की वजह से, तो उनको ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलर्जेंस कहते हैं. इन एलर्जेंस की नेचर कैसी होती है? सो ये बायोलॉजिकल मैटर पे भी इनकी नेचर हो सकती है, इनकी नेचर केमिकल भी हो सकती है और इनकी नेचर सिंथेटिक भी हो सकती है. सो अगर बायोलॉजिकल है तो प्लांट और एनिमल्स होंगे. एग्जांपल्स इनकी ये सारी दी गई हैं, ठीक है. और इसके अलावा इसके मैकेनिज़्म की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक्सपोज़र होगा एलर्जन से. अगर पहली दफ़ा एक्सपोज़र हो रहा है तो वो प्राइमरी एक्सपोज़र होगा. दैन उसके बाद आपके एंटीबॉडीज़ आईजीई फॉर्म होंगे. ये आईजीई मैस्ट सेल के साथ अटैच करेंगे. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स मैस्ट सेल से रिलीज़ होंगे. लाइटली कंसिडर दिस इज़ अ मैस्ट सेल. इसके साथ ये आईजीई एंटीबॉडी लगी. जैसे ही ये अटैच होगा यहाँ से ये मैस्ट सेल इस तरह से ब्रस्ट हो जाएगा और ये हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन को रिलीज़ कर देगा. और हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन ये आपकी एलर्जी को कॉज करते हैं. ना अब हम लोग देखते हैं एलर्जी की टाइप्स कितनी हैं. सो ये एलर्जी की टाइप्स हैं. लोकलाइज एलर्जी ये है कि एक ही एरिया के ऊपर एलर्जी का हो जाना. लाइक इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आईवी इंजेक्शन ऑफ पेंसिलिन. जब आप पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है. इनहेलेंट एलर्जी यानी इनहेल करने से एलर्जी हुई. फिजिकल एलर्जी यानी हीट और कोल्ड की वजह से एलर्जी हुई. इन्वायरमेंटल एलर्जी मेन चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस हुई. और फाइकोस्टोमेटिक एलर्जी मींस कि आपके जब भी एंगर के इश्यूज़ आते हैं, आप गुस्से में होते हैं तो आपको एलर्जी हो जाना. अब ये कुछ टाइप्स दी हुई हैं एलर्जेंस की. सो इनहेलेंट एलर्जेंस वो जो जिनको आप इनहेल करेंगे वो एलर्जी हो जाएगी. इंजेक्शंस का मतलब ये है कि वो ऐसे एलर्जेन जिनको जब आप स्वेलो करेंगे तब एलर्जी होगी. इंजेक्शंस का मतलब ये है कि जिनका इंजेक्शन जब लगेगा, जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है तो एलर्जी हो जाती है. कॉन्टैक्टेंट्स का मतलब ये है कि जब वो स्किन से कांटेक्ट में आते हैं तो एलर्जी कॉज करते हैं. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनहेलेंट एलर्जन जो सबसे पहले टाइप थी ये वाली, अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं. सो इनहेलेंट एलर्जेंस ऐसे एलर्जेंस हैं विच कॉज एलर्जी विच व्हेन दे आर इनहेल्ड. तो जैसे ही आप इनको इनहेल करेंगे तो ये एनर्जी कॉज करेंगे. जैसे वीड्स, जड़ी बूटियाँ, पोलन ग्रेन्स, मोड्स, फंजाई के स्पोर्स हो गए. इस तरह एनिमल डेंडर्स, एनिमल्स के जो और डस्ट जो आपकी एयर में प्रेजेंट होती हैं, ये इसके कॉजेज़ हैं. अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं कि अगर आपको इनहेलेंट एलर्जीज है तो आपको क्या होगा. स्नीजिंग होगी, रनिंग नोज होगी, कंजेशन होगी, हेडेक फील होगा और इसके साथ आपको इचिंग फील होगी आपके नोज़ के अंदर. इसकी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर दी गई हैं. इंडोर इनहेलेंट एलर्जेंस यानी आपको इंडोर से इनहेलेंट एलर्जेंस कौन कौन से हैं. आपके परफ्यूम्स की खुशबू आती है या आपकी डस्ट हो गई उससे आ सकती है. आउटडोर इनहेलेंट्स आपके पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं ज़्यादातर. सो और कुछ सीजनल एलर्जीज़ होती हैं. जैसे ही फीवर जो है वो एक सीजनल एलर्जी की वजह से होता है. अब हम ही फीवर को ज़रा डिटेल से देखेंगे. सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हे फीवर का काजिटिव एजेंट न्यूमोन हे. ये इसका काजिटिव एजेंट है. एंट्रेंस कैसे होती है ये न्यूमोन हे कैसे एंट्रेंस होता है? तो आपके नीजल पाथवे से इनहेल्ड होके ये एंटर होता है. दो टाइप्स हैं इसकी, सीजनल हाई फीवर हे फीवर और नॉन सीजनल. सीजनल का मतलब ये है कि वो किसी सीज़न में आपके नेज़ल कैविटी के अंदर जाएगा. लाइक स्प्रिंग का सीज़न हो सकता है, अर्ली समर, लेट समर का सीज़न हो सकता है और ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स इसकी वजह से जाते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ पोलन ग्रेन्स को लिखा है कि पोलन ग्रेन राउंडेड और ओवल शेप के होते हैं
आउटर वॉल इनकी, आउटर वॉल को कहते हैं एक्साइन, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। अब पोलन ग्रेन्स दो तरह के प्लांट से रिलीज होता है, एक है अनीमोफाइलियस और एक है एंटोफाइलियस। सो अनीमोफाइलियस वो प्लांट्स हैं जो विंड के ज़रिए से पॉलिनेशन करते हैं, विंड के ज़रिए से पॉलिनेशन करते हैं, और ये एंटोमर्चे वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट के ज़रिए से पॉलिनेशन करते हैं। इन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स का साइज़ होता है 15 to 45 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इनके पोलन ग्रेन का साइज़ 200 माइक्रो डायमीटर होता है। इनका कलर ज़्यादातर नहीं होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके कलर हो जाता है या ऑर्डर होती है उनके फ्लावर्स की, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एंटोमर्सिस फाइलस जो प्लांट्स हैं इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है, इनकी ऑर्डर भी होती है, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास एक बहुत अच्छी खुशबू होना और बहुत अच्छा इनका रंग होना वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नॉन सीजनल हे फीवर क्या होता है। यानी नॉन सीजनल है, यानी इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है सीज़न के साथ, ठीक है। जैसे इसका तो रिलेशन था, स्प्रिंग सीज़न में एक कोई और पॉलन रिलीज़ होगा, अर्ली समर में कोई और पॉलन ग्रेन रिलीज़ होगा। अच्छा, इसको हम ना पेरिनियल राइनियस भी कहते हैं, ठीक है। सो अब कौन कौन से एजेंट्स हैं जो नॉन सीजनल हे फीवर काज करते हैं, लाइक आपकी परफ्यूम की स्मेल हो गई, कुछ मेडिसिन हैं उसके अंदर ऐसी स्मेल्स ऐड की जाती है, लाइक सैंडलवुड ऑयल अगर मेडिसिन में ऐड करते हैं हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और एज अ गुड स्मेलिंग एजेंट, सो वो उसमें स्मेल कॉज करता है, और कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। कॉस्मेटिक की स्मेल एलर्जी कॉज कर सकती है। एनिमल के डेंड्राइट्स और फंजल स्पोर्स जो आपके एयर में ऐसे ही प्रेजेंट है, लाइक एस्परगिलस का स्पोर्स हो गए, कैलो स्पोरियम का स्पोर्स हो गए, और पेंसिलिन के स्पोर्स हो गए। सो कि वो भी आपके नेज़ल कैविटी से एंटर होके और फिर आपको एलर्जी करेंगे। लास्ट में आ जाता है डस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके 30% आपके जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है कि जैसे 30% अस्थमा के पेशेंट में यही देखा गया है कि जब उनको अस्थमा का सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो वो डस्ट से एक्सपोजर होने की वजह से स्टार्ट होते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोग